शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है बेसिक रिफ्लेक्शन। जो आप जब छोटे बच्चे थे क्लास 10th में, तब आपने रिफ्लेक्शन का कुछ बेसिक पढ़ा था। तो स्टार्टिंग सेक्शन वही है। रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज आपने पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो तो। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज आपने पढ़े थे। वो कौन से लॉज थे? सबसे पहला लॉ था, जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है उस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सबसे पहला लॉ जो आपने पढ़ा था वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहली बात जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का ही ज्यादा पोर्शन होगा। दूसरा जो लॉ अपने रिफ्लेक्शन का पढ़ा था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब ये अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल आपने बनाया, ये रे कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड रे। ये है कौन सी? इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमने क्या बनाया? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बीच में क्या है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है R, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर तक कोई इशू नहीं आएगा सबको, ये तो बेसिक सबको मालूम ही होगा। एक छोटी सी बात जो आप अब करेंगे इस बेसिक रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर से, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल आपने बनाया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट हुई रिफ्लेक्ट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं थीटा ले लूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? मानते हो सारे बच्चे? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं थीटा ले लूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा। ऑनलाइन सब मानते हो बेटा? आप सब मानते हो? इसमें अगर मैं इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दूं तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है वो सीधी आ रही है, कायदे से उसको सीधा जाना चाहिए था, बट वो डिविएट हो गई, ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ गई। मतलब अपने पाथ से आते आते वो मुड़ के ऊपर चली गई। तो कितना एंगल वो मुड़ी, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन। इस इधर आ रही थी और एक इतने एंगल पे मुड़ के ऊपर चली गई, तो कितना डिविएट हुई अपने एंगल से, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकलेगा इस सिचुएशन में? डेल्टा प्लस थीटा प्लस आई प्लस आर इक्वल टू 180 लिख सकता हूं पूरा स्ट्रेट लाइन पे।
सो डेल्टा प्लस थीटा इक्वल टू 180, क्योंकि आई और आर दोनों किसके बराबर लिए मैंने, थीटा के इक्वल लिए। सो डेल्टा कितना हुआ, 180 माइनस 2 थीटा। ये एक इसका बेसिक रिलेशन हो गया। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है बेटा? इसमें एक छोटा सा चीज और, अगर बाय चांस मुझे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ग्राफ बनाओ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मुझे ग्राफ प्लॉट करने को आता है बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब डेल्टा और थीटा में ग्राफ प्लॉट करना है। मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू -2 थीटा प्लस 180। कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो यानी अगर मैं डिविएशन और थीटा के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो -2 हो गया। इसका जो y इंटरसेप्ट होगा 180 डिग्री हो गया। मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से। ये पॉइंट क्या होगा, 180 डिग्री। इसका स्लोप कितना हो गया, -2। और ये वैल्यू कितनी होगी, x इंटरसेप्ट कितना होगा। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं तो x इंटरसेप्ट आता है। x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है स्ट्रेट लाइन का, अब y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस का पॉइंट कैसे निकलता है, y कोऑर्डिनेट को 0 डाल दोगे। या y कोऑर्डिनेट क्या है, डिविएशन, डिविएशन को 0 डालो, थीटा कितना आया 90, तो ये हो गया 90, ये पॉइंट हो गया 90 डिग्री। ये एक क्वेश्चन जेई में 4 ग्राफ बने हुए थे, बताना था कौन सा सही है, आया हुआ है। बात समझ में आई? सो अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बट उसको एक और तरीके से अप्लाई किया। जो आपने बचपन में एंगल ऑफ डिविएशन पढ़ा वो प्रिज्म में पढ़ा था सिर्फ। डिविएशन तो कहीं पे भी हो सकती है, रे ऑफ लाइट आ रही है, वो मुड़ गई, डिविएट हो गई ना, तो उसका कुछ एंगल ऑफ डिविएशन होगा। जरूरी थोड़ी ना वो सिर्फ प्रिज्म में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो यहां पे हम किसके लिए ले रहे हैं, एक प्लेन मिरर के लिए। प्लीज इतना पहले बोर्ड से लिखिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा स्फेरिकल मिरर्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन हो। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास का स्फीयर ले लो, एक ग्लास का स्फीयर ले लिया, इस ग्लास के स्फीयर में एक सेक्शन को कट कर दिया, बाकी फेंक दिया। तो ये सेक्शन मैंने ले लिया। इसमें अगर आउटर साइड पे आप वो कर देते हो पॉलिश, अंदर वाली साइड शाइनी रखते हो, तो ये क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। इसमें लाइट इस तरफ से एंटर आएगी। अगर आप इनर साइड पे पॉलिश कर देते हो, अंदर वाली साइड बाहर वाली साइड को शाइनिंग रखते हो, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। लाइट इसमें इस तरफ से आएगी। कॉनकेव, ये केव खाली साइड, कॉनकेव मिरर, इधर से अगर रिफ्लेक्शन हो, और अगर इधर से रिफ्लेक्शन होगी तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। चाहे इसको ऐसे रख लो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लेफ्ट राइट नहीं, लाइट देखनी है किस साइड पे आ रही है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, जिसका ये पार्ट है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर is a point which is the center of sphere of which
mirror is a part of. मिरर जिसका पार्ट है, उसका जो स्फीयर बनता है, उसका जो सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. मैं कंसिडर करके कर रहा हूं कि आप 10th का काफी भूल गए हो, तो एक बार रिकैप जानबूझ के कर रहा हूं. ये वैसे नहीं बताना था मैंने, पर मैं सब कुछ बताऊंगा, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो. ये जो पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से मीट करती है, इसको बोलते हैं पोल. ये जो P पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल. पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट है, ये कहलाता है फोकस. पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस. अभी तक आपने यही पढ़ा है, एक्चुअल में नहीं होता. आज बताऊंगा क्यों. आज बताऊंगा नहीं, ये मिथ्या दूर करूंगा जो 10वीं में गलत पढ़ा था, थोड़ा सा गलत पढ़ा था, तो ये अभी हम ठीक करेंगे आज इसको. पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एफ कहलाता है फोकल लेंथ. पोल से, दोबारा, पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, कैपिटल आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखो, F इज इक्वल टू R/2 होता है. अभी प्रूव करेंगे थोड़ी देर में कब होता है और कब नहीं होता, अभी प्रूव करेंगे. फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. इतना सबको मालूम है? ऑनलाइन वालों, आप सबको ये याद है ना बेटा? ये सब पढ़ा हुआ है अपने बचपन में. ओके, अभी इकट्ठा टाइम दूंगा. इसके बाद कुछ साइन कन्वेंशंस आप यूज करते हो. पहली साइन कन्वेंशन, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना हो, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल. एवरी डिस्टेंस is measured from pole. जितने भी डिस्टेंसेस हैं, सब के सब आप पोल से मेजर करोगे. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको लिखना है, तो वो आप पीसी लिखोगे, सीपी नहीं लिखोगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप पीसी लिखोगे, सीपी नहीं लिखोगे. फोकल लेंथ को आप पीएफ लिखोगे, एफपी नहीं लिखोगे. जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, वो कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन of incident ray is taken as positive. Distance is the distance. Distance in the direction of incident ray is taken as positive, and in the direction opposite to the incident ray is taken as negative.
मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अभी रूल्स ये बताऊंगा, फॉर द टाइम बीइंग वैसे पता होंगे आपको। जो रे स्ट्रेट आती है वो कहां से पास करती है? फोकस से, ये पता है ना सबको। सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? टूवर्ड्स राइट, हाँ कि ना? जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव है, तो यानी हम राइट साइड को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। जो राइट साइड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आती है? अब यहां पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं पोल से फोकस, फोकल लेंथ, वो लेफ्ट साइड हो गई, तो यहां पे पोल से फोकस हो गया फोकल लेंथ, ये क्या होगी? नेगेटिव। पोल से सेंटर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट साइड है ये भी, ये क्या होगा? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। अभी मैं और इलैबोरेट करूंगा इसको। तो जो डिस्टेंस आपने इंसिडेंट रे देखो राइट साइड आ रही है, तो जो भी डिस्टेंस राइट साइड पे होगा उसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव। जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे होगा उसको आप क्या लोगे? नेगेटिव। अब यही चीज अगर कॉन्वेक्स मिरर में हो, सपोज कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बना लेता हूं मैं, इसका सेंटर इस तरफ होगा, फोकस यहां होगा, पोल भी यहां होगा, हाँ कि ना? होगा कि नहीं? कर्वेचर की तरफ ही होगा ना सेंटर। तो जो रे स्ट्रेट जाती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है फोकस से। ये भी रूल समझाऊंगा मैं कि कैसे बना रहा हूं। इंसिडेंट रे अभी भी क्या हो गई? राइट साइड, जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से। तो राइट साइड को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो पोल से फोकस, फोकल लेंथ राइट साइड पे है, पोल से फोकस, फोकल लेंथ राइट साइड पे, तो इसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव। पोल से सेंटर, ये भी राइट साइड पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। और तीसरी साइन कन्वेंशन है हाइट above the principal axis is taken as positive and below principal axis is taken as negative. ये अभी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाऊंगा तो उसमें और क्लियर होगा। जो ऊपर की हाइट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट जो जाती है ऑब्जेक्ट की, उसको आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। अगर इमेज भी ऊपर की तरफ है तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर इमेज नीचे है तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब इनको इलैबोरेट करूंगा, पहले इतना लिखिए प्लीज, आगे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, रे डायग्राम्स बनाने के लिए आप क्या रूल्स यूज करते हो? रे डायग्राम्स बनेंगे, उससे ही हम ये पॉजिटिव नेगेटिव के खेल को और देखेंगे। सो रूल्स रे डायग्राम बनाने के लिए, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। सबसे पहला रूल, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, after reflection will pass through focus. Ray of light which is incident, साथ साथ लिखते रहो, which is incident parallel to principal axis will pass through focus after reflection from mirror.
मतलब सपोज आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस, सेंटर, पोल। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ठीक, सेम चीज यहां पे होगी अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फोकस से पास होगी। अब इसमें अंदर तो घुस नहीं सकती, तो इट सीम्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस। ठीक है, सीम्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस। दूसरा पॉइंट इसका बिल्कुल रिवर्स, ray of light passing through focus, after reflection becomes parallel to principal axis। कॉनकेव मिरर में देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम चीज कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, प्लीज ध्यान से देखिए अगर कंफ्यूजन है तो। ये फोकस, ये सेंटर। अब फोकस से रे तो आ नहीं सकती, तो जो रे टूवर्ड्स फोकस आ रही है, मतलब अगर ये मिरर ना होता तो ये कहां चली जाती, फोकस पे चली जाती। तो ये वर्चुअली फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल, ये तीन रूल से सारे रे डायग्राम्स बन जाते हैं। तीसरा रूल, रे ऑफ लाइट passing through center of curvature after reflection from the mirror will retrace its path। मतलब वो अपने पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। जैसे ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। जो रे ऑफ लाइट सेंटर से आएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापसी मुड़ जाएगी सेम पाथ पे, बाउंस बैक करेगी। जो रे ऑफ लाइट कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी देख लो, रे ऑफ लाइट जो सेंटर पे वर्चुअली आएगी, मतलब अगर ये ना होता तो सीधा सेंटर पे आती, तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? लॉजिकली सोचो एक मिनट। ये स्फीयर है, स्फीयर में रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस स्फीयर में ये हमारे पास पोल है, ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास सेंटर है। अगर मैं इस लाइन को कहीं पे भी ज्वाइन कर देता हूं
तो ये यही तो नॉर्मल हुआ, रेडियस ही तो परपेंडिकुलर होता है, इसको हटा दो ना, ये मिरर है, यही बात हुई, यही नॉर्मल है। मतलब इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री, तो रिट्रेस तो करेगा ही करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। समझ में आई बात। सो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पहला पॉइंट, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। जो रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करेगी वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक करेगी, रिट्रेस करेगी अपना पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसमें एक बड़ा काम का पॉइंट, वो काम का पॉइंट ये है कि अगर आपको मिरर में फोकस को डिफाइन करना है, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, focus is a point on principal axis from which reflected ray passes after reflection if initially it was parallel to principal axis। ये बात याद रखिए, ऐसे मत याद रखना कि फोकस जो है वो मिड, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर, ना, नहीं होता। अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, फोकस मिड पॉइंट नहीं होता, फोकस अलग पॉइंट होता है, फोकस मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं होता। तो फोकस है क्या, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां से रे ऑफ लाइट पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो इनिशियली कैसे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको जैसे मर्जी इंग्लिश में फ्रेम कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बट कॉन्टेक्स्ट यही रहना चाहिए। अब मैं इतनी देर से आपको बार बार बोल रहा हूं कि फोकस जो है वो मिड पॉइंट नहीं होता, फोकस जो है मिड पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, हमने तो बचपन से पढ़ा है, मतलब सब कुछ गड़बड़ है जो बचपन से पढ़ा है? नहीं, सब कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ कुछ ठीक भी पढ़ा है। पर अभी देखते हैं असल में क्या होता है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टू कम इन एग्जाम। आ जाए तो हाथ नहीं रोक सकते, मतलब सिलेबस में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोर्स में। अब वो कितना है क्या नहीं कुछ नहीं पता, और अब तो मेरे ख्याल से वो भी हटा दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी। बट कॉन्टेक्स्ट बहुत काम का है। एंट्रेंसेस में ये सारे रे ऑप्टिक्स, सीबीएसई में जितना मैं पढ़ा रहा हूं एडिशनली पढ़ाऊंगा, रे ऑप्टिक्स जितना मैं कराऊंगा, कॉम्बिनेशन वगैरह सब कराऊंगा, ये और जेई में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये आता है कि जब आप एंट्रेंस की क्लास में पढ़ते हो तो वो ये सब नहीं बताते, वो सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं, इतना सा फर्क है। तो उनको 10 लगेंगी तो मुझे 25 क्लास लगेंगी, इतना फर्क आ जाता है सिर्फ। तो प्लीज ध्यान से एक एक चीज समझिए ताकि सीबीएसई में प्रिपेयर हो जाए, बेसिक भी रिवाइज हो जाए और एंट्रेंस का भी पूरा हो जाए। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा हैवी पोर्शन है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर आसान है, मुश्किल नहीं है। ध्यान दें, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिश्ता क्या कहलाता है ये देखना। नोबडी राइट्स, इसको ध्यान से देखेंगे, जान के थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ताकि क्लैरिटी बने। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, सेंटर से ये है जी प्रिंसिपल एक्सिस, दिख गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये है जी पोल, यहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे नहीं पता फोकस का है, मैंने फोकस को कैसे डिफाइन किया, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। हाँ कि ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। यहां तक बात समझ में आती है। अब ये ए पॉइंट बोल दिया,
ये ए पॉइंट बोल दिया। सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया नॉर्मल। सेंटर से मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ कि ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है सब बच्चों को? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल आई तो ये भी आई हो गया। फोकस से परपेंडिकुलर डाल दो, फोकस से परपेंडिकुलर डाल दो। मान लिया ये एम पॉइंट है, मान लिया ये एम पॉइंट है। अब फोकल लेंथ है एफ पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है पीसी। एसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ना, ए से सी की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ना, है ना? ओके। ट्राइंगल सी एफ ए इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्राइंगल सी एफ ए इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल सीएफए अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एफ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो इट बाइसेक्ट्स द बेस, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम एफ बाइसेक्ट्स बेस। मतलब सीएम जो होगा वो हाफ ऑफ सी ए होगा, मतलब वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। सी से एम का जिस डिस्टेंस है वो सी से ए का डिस्टेंस का आधा है। सी से ए का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, तो सीएम मेरे पास कितना हो गया, r/2। चीफ मिनिस्टर क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? अब ट्राइंगल कंसिडर करो सी एफ एम। इन ट्राइंगल सी एफ एम, सी एफ अपॉन सी एम, सी एफ क्या है, हाइपोटेन्यूज। सी एम कितना है, निकाल चुके हो ऊपर। सी एफ कितना है वैसे, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हुआ, सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हुआ, सेक। तो सी एफ कितना हुआ, सी एम सीकेंट आई, मतलब r/2 सीकेंट आई, ये हो गया सी एफ। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी बच्चे को बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? सी एफ आ गया मेरे पास। अब पीसी इज पी एफ प्लस एफ सी। पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ सी क्या है, एफ सी है r/2 सीकेंट आई, हाँ कि ना? एफ सी क्या है, r/2 सीकेंट आई। मतलब जो इनका रिलेशन है वो क्या बना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r माइनस r/2 सीकेंट आई। ये रिलेशन है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिश्ता होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रेडियस फोकल लेंथ फर्क है। ओ तेरी, ये क्या चीज हुई? अभी इसको भी इलैबोरेट करता हूं। एक छोटी सी बात, एक रेज स्पेशल डिफाइन करते हो, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज कौन सी होती है?
ऐसी रेज which make small angles. तो पैरेक्सियल रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोच करेगा 0 को, छोटा है तो सीकेंट आई अप्रोच करेगा 1 को। सेक 0 क्या होता है? 1 होता है। तो जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी r माइनस आर बाई टू, मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो होगी r बाई टू। तो ये जो फोकल लेंथ का जो रिश्ता आप बचपन से पढ़ रहे हो वो किसके लिए है? पैरेक्सियल रेज के लिए, मतलब सिर्फ उन्हीं रेज के लिए जो कि छोटा एंगल बनाती हैं इंसिडेंट्स का। बड़ा एंगल होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या है? इट इज द डिफेक्ट इन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, दोनों में होता है ये डिफेक्ट, ड्यू टू विच फोकस फॉर पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज डिफर। ये कौन से वर्ड यूज कर लिए मैंने? ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। फोकस नहीं बनाते, पोल, ये सेंटर। पैरेक्सियल रेज कौन सी होती हैं? जो क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। छोटा एंगल वही बनाएंगी, दूर जाएंगी तो नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पैरेक्सियल रेज का ये रहा फोकस। ये जो रेज हैं ये क्या कहलाती हैं? ये है पैरेक्सियल रेज। ये है पैरेक्सियल रेज। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। इनका फोकस डिफरेंट होगा। अब बताओ, आई अगर बढ़ेगा तो सीकेंट आई बढ़ेगा कि नहीं? सेक 0 कितना होता था? 1। सेक 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, बढ़ता है। आई बढ़ेगा तो सीकेंट आई बढ़ेगा, सीकेंट आई बढ़ेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ गया, तो फोकस कम हो जाएगा ना, फोकल लेंथ। मतलब क्या होगा? पैरेक्सियल रेज के लिए फोकस है, मार्जिनल रेज के लिए फोकस पीछे होगा। ये जो रेज हैं ये क्या कहलाती हैं? मार्जिनल रेज। सो फोकस जो है वो पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज का डिफरेंट होता है। इस डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इस डिफेक्ट को नाम देते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्लियर है सबको? पहले यहां तक लिखिए फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब रे ऑप्टिक्स में जो बेसिक रे डायग्राम्स हैं, बेसिक रे डायग्राम से मेरा मतलब जैसे कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, इनके जो रे डायग्राम्स है वो कैसे बनते हैं अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ध्यान दीजिए, रे डायग्राम्स फॉर पहले कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहला रे डायग्राम है इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे क्या आती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट की दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ये पोल, ये सेंटर, ये फोकस। हम सारी बात पैरेक्सियल रेज की करेंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी,
कहां पे आके मिल जाएगी? फोकस पे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, कहां आके मिलेगी? फोकस पे। ये बात क्लियर? दूसरा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल तो आए बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तब भी इमेज फोकस पे ही बनती है। अब ये कैसा बनता है प्लीज ध्यान देना इस पे। ये फोकस है, ये सेंटर है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इमेज इस केस में कहां बनती है? फोकस पे। कलर बदल देता हूं, जो रिफ्लेक्टेड बीम है ना, सो दैट क्लैरिटी रहे। इमेज, ये एक्सटेंडेड इमेज बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा, अगर आपके पास सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे अगर ऑब्जेक्ट है, ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑब्जेक्ट, जो रे स्ट्रेट जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। जो रे फोकस से जाएगी वो हो जाएगी पैरेलल। ऐसा ही होता है। एक और बना सकते हो, जो रे सेंटर से गई वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो इमेज कहां बनी? इमेज आपके पास ये बन गई। इसको लिखते हैं ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। दो से इमेज बन जाती है, मैं जानबूझ के तीन बना रहा हूं। कोई भी दो रो जहां मीट कर गई वहां इमेज बन गई। जो रे पैरेलल गई वो कहां से पास होगी? फोकस से। जो रे फोकस से गई वो क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल। और जो रे सेंटर से जाएगी वो क्या हो जाएगी? बाउंस बैक करेगी। तीसरा केस, अभी इनके कंडीशंस वगैरह, अभी इनके नेचर वगैरह एक साथ लिखूंगा। तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये फोकस, ये सेंटर, ये रहा जी ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो पास होगी फोकस से। जो फोकस से जाएगी वो पास होगी पैरेलल। इमेज यहीं सेंटर पे ही बन जाएगी। ए बी, ए डैश बी डैश, सेम साइज की बनेगी। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे है तो इमेज कहां बनेगी। ये बहुत काम आएंगे, रिजल्ट्स लर्न होने चाहिए। ये रहा जी ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट गई इट विल पास थ्रू फोकस। जो फोकस से जाएगी वो बन जाएगी पैरेलल। इमेज बन जाएगी बियॉन्ड सी, ए बी, ए डैश बी डैश। अगला, अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस हो, थर्ड हो गया था, ये फोर्थ था। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस हो, पोल, फोकस, सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो पास करेगी फोकस से। जो रे सेंटर से जाएगी
वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। बात समझ में आई? अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस हो, कितने केस हो गए? 5। सिक्स्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस हो, ये रहा पोल, फोकस, सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी इट विल पास थ्रू फोकस, जो रे सेंटर के अलोंग आएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। डाइवर्जेंट दिख रही है आपको? तो मतलब ये पीछे बैक प्रोड्यूस होके मिल जाएगी। ए बी, ए डैश, बी डैश, तो आपको वर्चुअल इमेज बनेगी। सो इन केसेस में किसमें क्या क्या रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। पहली बात, इसमें आपके पास पॉइंट इमेज बन रही है, इसमें आपके पास रियल इमेज बन रही है एट फोकस। इस केस में आपके पास बनेगी रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। बिटवीन होगी वो हमेशा एफ एंड सी के। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी, रियल इमेज, इनवर्ट रियल इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। रियल इमेज हमेशा इस केस में कॉन्केव में या मिरर्स में रियल इमेज जनरली इन्वर्टेड होती है। आप कहोगे सर जनरली क्यों बोला? अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये कैसा होता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्चुअल, कराऊंगा न्यूमेरिकल्स में। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो हो सकता है रियल इमेज इरेक्ट बन जाए, डिपेंड्स ऑन केसेस, बताऊंगा धीरे धीरे। अभी ये पहले 10th वाला कर रहे हैं। तो रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज है तो इन्वर्टेड होगी। इसमें ऑब्जेक्ट एंड सी होगा तो इमेज कहां बनेगी? एट सी बनेगी एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में अगर एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफाइड, रियल एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। इस केस में इमेज एट इंफिनिटी होगी। और लास्ट केस में अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा, अगर ये तो था कॉन्केव मिरर में, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, irrespective of position of object, we get virtual diminished image within focus। कैसे? देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है,
पोल, फोकस सेंटर। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। जो रे स्ट्रेट जाएगी, इट सीम्स टू बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस, एंड जो रे सेंटर की तरफ जाएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी, तो आपको वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, सो इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हमेशा वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अगला पॉइंट जो इसमें बहुत काम का है वो ये, अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान दो, तो कॉनकेव मिरर में कुछ भी केस हो जाए, अगर मैं राइट साइड पॉजिटिव ले रहा हूं, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। सो इसमें साइन कन्वेंशंस आप क्या लोगे? साइन कन्वेंशंस आप क्या लोगे? कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ always negative, radius of curvature it is also always negative. Object distance, जो कि हर रे डायग्राम में मैंने PB लिया है, AB ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, जो कि अभी तक हमने रियल ऑब्जेक्ट, असल में ऑब्जेक्ट रखा था। इमेज डिस्टेंस जो कि पीबी डैश था, ये होगा नेगेटिव फॉर रियल इमेज and positive for virtual image। राइट साइड पे बन रहा है ना, राइट साइड पे पीबी डैश, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर रियल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस क्या ले लेते हो? नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस क्या लेते हो? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ is negative, radius of positive, radius of curvature that is also positive। बाकी ये इमेज वाले सेम चीज रहेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट वाली। ये किसी भी मिरर में चलता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की कन्वेंशंस मैंने लिखी। जब भी वर्चुअल इमेज प्रूव करनी होगी कभी किसी सिचुएशन में मिरर्स में, तो आप इमेज डिस्टेंस को क्या प्रूव कर दोगे? पॉजिटिव। रियल इमेज प्रूव करनी होगी तो आप इमेज डिस्टेंस को क्या प्रूव कर दोगे? नेगेटिव। क्या यहां तक बात समझ में आती है सारे बच्चों को? बाकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी मिरर, कॉनकेव मिरर होगा तो उसके क्या होंगे? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसके क्या होंगे? पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से रिप्रेजेंट करते हो, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हो। याद है ये बात? फोकल लेंथ को कैपिटल F से नहीं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो। कैपिटल लेटर्स पॉइंट्स के लिए यूज होते हैं, स्मॉल लेटर्स लेंथ के लिए यूज होते हैं। सारी बातें याद आ गई बचपन की, भूली बिसरी यादें? एक सेक्शन और देखते हैं, फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे। एक आपने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला, पढ़ा है ना? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका प्रूफ करते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, रियल इमेज फॉर्मेशन। ध्यान देना, इसमें से बड़ी चीजें मैंने बतानी है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है।
रियल इमेज फॉर्म कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट एफ के आगे कहीं पे भी रख लो। थोड़ा साफ साफ बनाना है तो थोड़ा दूर रख रहा हूं ताकि गैप्स बड़े बड़े बने और इजीली आपको लेंथ वगैरह नजर आए। ए बी मान लिया ऑब्जेक्ट, जो रे स्ट्रेट जाएगी इट विल पास थ्रू फोकस, जो रे सेंटर की तरफ जाएगी वो करेगी बाउंस बैक। इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। इस डेरिवेशन के लिए एक एडिशनल रे बनानी है आपको, वो बनाइए पोल के साथ। पहले रे डायग्राम बन चुका है, पोल के साथ ज्वाइन कर दो। ये कैसे होगा? I इक्वल टू आर बन के यहां से निकल जाएगी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, हमें तो इमेज पता है ना कहां से पास होगी। तो पोल वाली रे एक एक्स्ट्रा बनानी है आपको। ठीक, क्या करना है इसमें? डेरिवेशन में क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप लोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर, ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर माने ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर टू ये ट्राइंगल। प्रूव नहीं करना, सीधा लिखना है। क्यों होगा? ये दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट नजर आ रहे हैं और दो एंगल 90, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। प्रूव नहीं करना, सीधा लिखना है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स किस में होती हैं? रेशो में। साइड्स रेशो में होंगी तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज सी बी डैश अपॉन सी बी। पहला कौन सा मैंने बोला दोबारा? ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर। दूसरा पेयर लोगे ऑब्जेक्ट पोल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इसीलिए पोल वाली रे बनाई थी। ऑब्जेक्ट पोल इमेज पोल, ऑब्जेक्ट पोल इमेज पोल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल है, आई इक्वल टू आर, और दो एंगल 90। ए बी पी बड़ा ट्राइंगल हो गया ऊपर, ए डैश बी डैश पी ये छोटा बेबी ट्राइंगल हो गया। सिमिलर है ए के क्राइटेरिया से, उससे भी अपने को कोई मतलब नहीं, सीधा लिखना है। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। हमेशा हर डेरिवेशन में, चाहे वो कोई भी केस हो, इस केस में मिरर्स में हमेशा ये दो पेयर ऑफ ट्राइंगल लोगे। कौन से पेयर? ऑब्जेक्ट पोल इमेज पोल, ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। एलएचएस में क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या लिख सकते हो? सी बी डैश अपॉन सी बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। लिख सकते हो सी बी डैश अपॉन सी बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सारे डिस्टेंसेस को पोल की फॉर्म में लिखो। सी बी डैश ये डिस्टेंस है, इसको पोल की टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूं? पीसी माइनस पीबी डैश। हमें पोल से मेजर करना है ना। सी और बी डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? पी से सी का डिस्टेंस माइनस पी से बी डैश का डिस्टेंस, तो इसको मैं लिखूंगा पीसी माइनस पीबी डैश अपॉन सीबी को क्या लिखूंगा? पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी इज इक्वल टू पीबी डैश अपॉन पीबी। अब साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यू डालो। पीसी कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीबी कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पीबी डैश कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस। हाँ कि ना? सब्स्टिट्यूट करो। पीसी को क्या लिखेंगे? माइनस आर। पीबी डैश इज माइनस वी
divided by PB is minus U, PC is minus R, right side PB dash minus V, PB minus U. Simplify, minus R plus V upon minus U plus R is V by U. Cross multiply, minus UR plus UV is minus UV plus VR. Rearrange, 2UV is UR plus VR. हाँ कि ना? Dividing both sides by UVR. Dividing both sides by UVR. क्या बचा आपके पास? 2 by R is 1 by V plus 1 by U. R कितना होता है? 2F, मतलब 1 by F is 1 by V plus 1 by U. डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन डलती है, न्यूमेरिकल्स में एक और बार साइन कन्वेंशन डलती है। जो अननोन हो उसकी कन्वेंशन अपने आप आती है, उसकी कन्वेंशन नहीं डलती। ये मैं न्यूमेरिकल्स में अगली क्लास में समझाऊंगा। इतना समझ में आया? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है बेटा? अभी रुक जाओ, ये बात समझ में आई? अब आते हैं अगले पे, टाइम दूंगा बाद में लिखने का। कॉनकेव मिरर के बाद इसी में ही कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज का केस है, कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज का केस है, वर्चुअल इमेज के केस का मतलब ऑब्जेक्ट का होगा विद इन फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं विद इन फोकस। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से पास कर जाएगी, जो रे सेंटर की तरफ से आएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। बैक प्रोड्यूस करो, वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड बनाया करो, ठीक है? ये ए बी। एक तीसरी रे बोली थी मैंने बनाने के लिए, कौन सी वाली? पोल वाली। तो इसको पोल से ज्वाइन करो, ये बात। अब पेयर कौन से लेने? पहला ट्राइंगल कौन सा बोलो? ऑब्जेक्ट सेंटर, इमेज सेंटर। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C। आपके पास क्या आया? A डैश B डैश अपॉन AB इज CB डैश अपॉन CB। नंबर 1। दूसरा कौन सा पेयर बोला? ऑब्जेक्ट पोल, इमेज पोल। ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश P। होगा ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये दो बराबर और दो 90। ट्राइंगल सिमिलर प्रूव नहीं करना, सीधा लिखना है। क्या होगा? साइड्स रेशियो में A डैश B डैश अपॉन AB, ये हो गया PB डैश अपॉन PB। ठीक, फिर से सेम स्टेप्स फ्रॉम 1 and 2। यहां तक सारी डेरिवेशन सेम है। CB डैश अपॉन CB इज PB डैश अपॉन PB। यहां तक कोई फर्क नहीं है, फर्क इसके बाद आएगा क्योंकि डिस्टेंसेस फर्क हो जाएंगे। अब CB डैश, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने। CB डैश क्या लिखोगे? PB डैश प्लस PC। C से B डैश का डिस्टेंस क्या हुआ? P से B का, B डैश का, और P से C का। तो ये हुआ PB डैश प्लस PC। CB कितना हुआ? CB एरा, इसको लिखेंगे PC माइनस PB। PC माइनस PB, ये हो गया PC माइनस PB।
इज पी बी डैश अपॉन पी बी। सब पोल से आ गए, वैल्यूज डालो। पी बी डैश कितना है? पी बी डैश है प्लस वी, पी बी कितना है? माइनस यू, पी सी कितना है? माइनस आर। राइट साइड पे वाला पॉजिटिव पी बी डैश, बाकी सब लेफ्ट साइड पे वो दोनों क्या हो गए? नेगेटिव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी बी डैश की जगह क्या आया? प्लस वी प्लस पीसी, पीसी 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 कहां गया? ये रहा, राइट साइड पीसी है माइनस आर डिवाइडेड बाय पीसी माइनस आर माइनस पीबी माइनस यू इस पीबी डैश अपॉन पीबी। तो ये आया v माइनस आर अपॉन u माइनस आर इज v बाय माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी प्लस यू आर इज यू वी माइनस वी आर। रीअरेंज, यू आर प्लस वी आर इज 2uv। फिर से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVR, आपके पास आया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। r की वैल्यू 2f, सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/। गॉट इट? समझ में आया? सबको क्लियर? तीसरा केस, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनती है? वर्चुअल। ये कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट लिया, जो रे स्ट्रेट जाएगी सीम्स टू गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस, और जो रे सेंटर की तरफ आएगी वो हो जाएगी बाउंस बैक। इमेज कहां बन गई? ये रही इमेज, ए डैश बी डैश, ये ए ये बी। तीसरी एक एक्स्ट्रा बनानी होती है, कौन सी? पोल वाली। ये रहा पोल, ठीक। वही अगेन दो पेयर्स, कौन सा पेयर? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ए बी सी बड़ा ट्राइंगल, ए डैश बी डैश सी छोटा ट्राइंगल, बीच का सी हो गया कॉमन एंगल, और दो एंगल 90। ए है सिमिलैरिटी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज सी बी डैश अपॉन सी बी। दूसरा पेयर लोगे, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इधर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। सबको क्लियर है बेटा यहां तक? ये तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट बेटा? पक्का? अब फ्रॉम 1 and 2 आ जाओ। फ्रॉम 1 and 2 आप लिखोगे सी बी डैश अपॉन सी बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो सी बी डैश पे आओ, सी बी डैश ये रहा, इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। सी बी ये रहा, सी ये रहा बी, पी सी प्लस पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यू, पी सी कितना हुआ? प्लस आर, पी बी कितना है? माइनस यू, पी बी डैश कितना है? प्लस वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी सी कितना है? प्लस आर, पी बी डैश कितना है? प्लस वी, पी सी कितना है? प्लस आर, पी बी कितना है? माइनस यू, पी बी डैश प्लस वी, पी बी माइनस यू।
क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू आर प्लस यू वी इज वी आर माइनस यू वी. रीअरेंज 2uv is ur plus vr. Dividing both sides by uvr, आपके पास आया 2 by r is 1 by v plus 1 by u. r की वैल्यू है 2f, so 1 by f is 1 by v plus 1 by u. स्पेसिफिक प्रूफ केस के साथ आ सकता है कि इस केस के लिए प्रूफ करके दिखाओ. रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है ना, लॉजिक पता होना चाहिए कि करना क्या है, स्टेप्स क्या करने हैं. इसमें या किसी भी डेरिवेशन में या अदरवाइज जनरली एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन. क्या नाम है उसका? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, is the ratio of height of object to the height of image to the height of object. इमेज की हाइट को हम h2 मानते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 मानते हैं, मैग्निफिकेशन लेते हैं h2 by h1. अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज बताऊंगा बड़ी जरूरी. जरा पहले रे डायग्राम पे तवज्जो दीजिए. ये कौन सा रे डायग्राम है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर का. कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में अगर आप ध्यान दें, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो मैग्निफिकेशन इस केस में निकालना अगर मैं चाहूं तो आपको एक इक्वेशन याद होगी, अभी हमने निकाली थी. a डैश b डैश अपॉन ab इज pb डैश अपॉन pb. सब में निकाली है ना, ऑब्जेक्ट पोल इमेज पोल वाले फॉर्मूले से. a डैश b डैश अपॉन ab इज pb डैश अपॉन pb. a डैश b डैश का है नीचे की तरफ है. हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव. तो a डैश b डैश क्या हुआ? माइनस h2. ab कितना हुआ? प्लस h1. pb डैश कितना है? माइनस v. pb कितना है? माइनस u. तो h2 बाय h1 कितना आया? माइनस v बाय u. सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आया? h2 बाय h1 विच इज माइनस v बाय u. कॉनकेव के केस में ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अगर मैं केस बदलता हूं, कॉनकेव का वर्चुअल इमेज वाला केस लेता हूं, कॉनकेव का वर्चुअल इमेज वाला केस लेता हूं, तब ध्यान दीजिए. कॉनकेव के वर्चुअल इमेज वाले केस में अगर मैं इधर लगाता हूं a डैश b डैश अपॉन ab इज pb डैश अपॉन pb. a डैश b डैश कहां है? ऊपर की तरफ, प्लस h2. ab कहां है? ऊपर की तरफ, प्लस h1. pb डैश कहां है? राइट साइड, प्लस v. pb कहां है? लेफ्ट साइड, माइनस u. मतलब मैग्निफिकेशन इसमें भी कितना आया? h2 बाय h1 कितना आया? माइनस v बाय u. चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो, इवन फॉर दैट मैटर आपके पास कॉन्वेक्स का भी केस हो, तब भी ये रिश्ता सेम रहेगा. सब कुछ बदल रहा है पर ये रिश्ता यही कहलाता है. क्या है ये रिश्ता? ये रिश्ता है h2 बाय h1 इज माइनस v बाय u. इस सिचुएशन में अगर देखूं, a डैश b डैश अपॉन ab इज pb डैश अपॉन pb. सो a डैश b डैश का है? ऊपर की तरफ, प्लस h2. ab का है? ऊपर की तरफ, प्लस h1. pb डैश राइट साइड, प्लस v. pb लेफ्ट साइड, माइनस u. यही है ना मैग्निफिकेशन. सो फॉर एनी मिरर
मिरर आपके पास जनरलाइज्ड रिजल्ट आ गया फॉर एनी मिरर, जनरल रिजल्ट आ गया मैग्निफिकेशन विच इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या यूज करोगे, -v/u। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आता है, इट सिग्निफाइज कि इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इमेज इज इरेक्ट। जनरली वर्चुअल के लिए आएगी ऐसा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मींस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड। गॉट इट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास 10th में पढ़े थे, पर डेरिवेशंस वगैरह नहीं की थी, तो उसको मैंने बीच में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि आपको अब एक गो में इजीली आप पढ़ सकें। सारा समझ में आ गया सारा। अभी रिफ्लेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट भी नहीं किए, इसको भी न्यूमेरिकल में ढालेंगे, प्लेन मिरर्स करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी इसमें 2 क्लास रिफ्लेक्शन में और लगेंगी। कंसेप्ट सारे क्लियर है, विद न्यूमेरिकल्स में बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां तक आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।